झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से सुमेटिव असेसमेंट यानी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम क्लास 7 का इंग्लिश के लिए होने जा रहा है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे जो पहला है वो है रीडिंग सेक्शन से। इसमें है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी गद्यांश को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसके बाद आने वाले प्रश्न को उत्तर दें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द पपेट मेकर लुक्ड अप सैडली फ्रॉम हिज वर्क। कठपुतली बनाने वाले ने अपना काम छोड़कर उदास होकर ऊपर देखा और कहा, आई विश यू वुड स्टे माई सन। मेरी इच्छा है कि तुम यही रहो मेरे बेटे। द लाइफ ऑफ अ पपेट मेकर इज एन ऑनरेबल वन। एक कठपुतली निर्माता का जीवन सम्मानजनक होता है। बट इफ़ यू मस्ट गो लेट मी गिव यू कंपेनियंस फॉर योर जर्नी। लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा के लिए कुछ साथी दे रहा हूँ। ही showed his son 4 wooden puppets he had carved, painted and costumed. उसने अपने बेटे को 4 लकड़ी की कठपुतलियाँ दिखाई जिसे उसने तराशा, रंगा और कपड़े पहना रखा था। Each puppet, he said, has its own virtue and value. हर एक कठपुतली का अपना अपना गुण और मूल्य है। द फर्स्ट पपेट वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स। पहले कठपुतली देवताओं का राजा है। द पपेट मेकर सेड, पपेट मेकर ने कहा, द गॉड्स वर्चू इज विजडम। और भगवान का जो गुण है वो बुद्धिमानी है। द सेकेंड पपेट वॉज अ ग्रीन फेस्ड ओगर। जो दूसरा कठपुतली थी वो हरे रंग की राक्षस थी। द ओगर्स वर्चू इज स्ट्रेंथ। और राक्षस का जो वर्चू है, जो वैल्यू है, वो स्ट्रेंथ, उसकी ताकत होती है। द थर्ड वॉज अ मास्टिक सोर्सेसर। मास्टिक मीन्स मायावी और सोर्सेसर मीन्स जादूगर। जो तीसरी कठपुतली थी वो मायावी जादूगर थी। द सोर्सेसर्स वर्चू इज नॉलेज। और जो जादूगर है उसका गुण, उसका ज्ञान होता है। द फोर्थ वाज अ होली हर्मिट। जो चौथी कठपुतली थी वो होली यानी पवित्र साधु थी। द हर्मिट्स वर्चू इज गुडनेस। और जो साधु है उसका जो गुण है वो अच्छाई होती है। ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, ईच ऑफ दीज वर्चूज कैन हेल्प यू ऑन योर वे। उसने कहा कि तुम्हारे रास्ते में ये सारी कठपुतलियाँ, इनका जो गुण है वो तुम्हारा हेल्प करेंगी, तुम्हारी मदद करेंगे। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। जो ताकत है और जो ज्ञान है वो हमेशा बुद्धिमानी और अच्छाई की सेवा करते हैं। अब सेकंड पेज में आइए। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंग वॉज द सन ऑफ अ। आंग बेटा था, किसका बेटा था? ए ओगर, बी हर्मिट, सी किंग और डी पपेट मेकर। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है क्योंकि वो पपेट मेकर का, कठपुतली निर्माता का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पपेट मेकर वांट हिज सन टू डू। पपेट मेकर अपने बेटे से क्या करने के लिए चाहता था? ए मीट हिज कंपेनियंस, बी गो टू अ जर्नी, सी मेक पपेट्स लाइक हिम और डी गो टू अ हर्मिट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेक पपेट्स लाइक हिम। वो चाहता था कि उसका बेटा भी जो है उसकी तरह कठपुतली बनाए। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पपेट मेकर व्हाट मस्ट स्ट्रेंथ एंड नॉलेज सर्व ऑलवेज। कठपुतली निर्माता के अनुसार नॉलेज और जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत और ज्ञान हो, किसकी सेवा करते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ए ग्रीड एंड जॉय, बी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सी डिसिप्लिन एंड ह्यूमैनिटी एंड डी विजडम एंड गुडनेस। तो आपको इसका कि आप दिख रहा था पैराग्राफ में भी, डी ऑप्शन ही सही है, विजडम एंड गुडनेस। ये जो है अच्छाई और बुद्धिमानी की सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द थर्ड पपेट। तीसरी कठपुतली कौन थी? तो फर्स्ट है मास्टिक सोर्सेसर, सेकेंड है होली हर्मिट और सी ऑप्शन है ग्रीन फेस्ड ओगर और डी है किंग्स ऑफ गॉड्स। यहाँ पर आप लिखेंगे ए ऑप्शन ये सही है, मास्टिक सोर्सेसर यानी कि मायावी जादूगर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द टेक्स्ट मीन्स एज सेम एज ड्रेस्ड अप। कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग है ड्रेस्ड अप
ये कौन सा वर्ड ऐसा है जो सूट करता है ड्रेस से पहनने की, ड्रेस जो पहनाया जाता है कठपुतली को, तो कौन सा वर्ड है वो सही है जो इसे मैच करता है? ए कार्व्ड, बी कंपेनियन, सी पेंटेड एंड डी कस्ट्यूम्ड। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही है, कस्ट्यूम्ड, क्योंकि कस्ट्यूम्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड अप, कपड़े पहनाया। अगर आपको मेरे वीडियो सही लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल बेल आइकन को भी दबाइएगा। अब आइए आगे देखते हैं, इसमें क्या है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। अब इस पोएम के लाइन को पढ़ना है और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से इस आंसर को चूज करना है कि इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। तो पोएम क्या है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर द माइंड इज led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let me country awake। ये जो पोएम है आपको where the mind is without fear से लिया गया है, जिसके राइटर हैं आर.एन. टैगोर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है नंबर 6 क्या बोल रहा है, What does the poet compare region to। यहाँ जो रीजन 2 आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो लाइन इसका यहाँ पर, तो इसमें इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा उसकी मीनिंग सेट हो रही है? ए डिजर्ट सैंड, बी क्लियर स्ट्रीम, सी डेड हैबिट एंड डी ड्रेरी डिजर्ट। यहाँ पर बी क्लियर स्ट्रीम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू थिंक द पोएट एड्रेस्ड एज फादर। आप इस पोएम में देख रहे लास्ट में लिखा हुआ है माय फादर, तो ये जो माय फादर जो है यहाँ पे पोएट हो, किसने, ये जो पोएट हैं आर.एन. टैगोर, इन्होंने किसको एड्रेस किया, किसको संबोधित किया है फादर के वर्ड से? ए हेवन, बी कंट्री, सी फादर, डी गॉड। तो यहाँ पर उन्होंने गॉड को ही फादर के रूप में यहाँ पेश किया है। नेक्स्ट पेज में आइए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोएट नॉट विश फॉर हिज कंट्री। इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने क्या चाहा है कि इस कंट्री में वो चीज़ नहीं हो? तो ए है एवर वाइडनिंग थाउट, बी एवर वाइडनिंग एक्शन, सी हेवन ऑफ फ्रीडम एंड डी डेड हैबिट्स। यहाँ पर उन्होंने डेड हैबिट्स यानी कि जो बुरी आदतें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको नहीं चाहा है कि कंट्री में हो, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज डेड हैबिट रेफर टू हियर। इस पोएम के लाइन में जो डेड हैबिट है वो क्या चीज़ को संदर्भित करता है, इसका मतलब क्या है? ए गुड हैबिट्स, बी गुड प्रैक्टिसेस, सी न्यू कस्टम्स, डी ओल्ड कस्टम्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ओल्ड कस्टम्स, क्योंकि पुराने रीति रिवाज ही जो हैं वो डेड हैबिट्स की तरह हैं। आज भी लोग मान रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो दकियानूसी है, बेकार है, हम लोग फिर भी इसे ढोए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ओल्ड कस्ट्यूम्स ही रेफर्स किया है डेड हैबिट को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ बीइंग लेड फॉरवर्ड बाय दी। यहाँ पर उन्होंने दी जो वर्ड है, हालांकि इंग्लिश ओल्ड वर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ को रेफ़र करता है? तो यहाँ पर जो है ए माइंड, बी हार्ट, सी बॉडी एंड डी सोल। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही है, माइंड, तो ये सही है। उसके बाद एक क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर क्या है, आई हैड द 10 कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन ए गर्ल गॉट इन। यहाँ पर ये जो है द आइज हैबिट पोएम स्टोरी से लिया गया, इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ जो आई है वो नरेटर के लिया हुआ है, तो नरेटर जो बोलता है कि मैं ट्रेन कंपार्टमेंट में चढ़ा रोहाना जाने के लिए, देन अ गर्ल गॉट इन, और वहाँ से वो जो गर्ल है वो भी वहीं से चढ़ती है आगे जाने के लिए। द कपल हु सॉ हर ऑफ वॉज प्रोबेबली हिज पेरेंट्स एज दे सिम्ड एंक्शस अबाउट हिज हर कम्फर्ट। और एक जोड़े जो हैं पति पत्नी आए हुए थे और उस बच्चे को छोड़ने के लिए, तो उसके सुविधा को लेकर चिंतित थे, तो लगता है कि शायद उसके माता पिता थे। वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, और वो जो महिला थी वो गर्ल्स को डिटेल्स करके बता रही थी कि तुम्हें क्या क्या करना है, ऐसे कि तुम्हें चीज़ें कहाँ रखनी है, वेयर टू लीन आउट ऑफ द विंडो, तुम खिड़की से बाहर कब देखना है या सिर कब निकालना है, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और तुम्हें अजनबियों से बात
नहीं करनी है, ये सब वो बातें बता रही है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन से चल पड़ी है। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, यहाँ पर जो नरेटर बता रहा है कि मैं उस समय बिल्कुल अंधा था। माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, और जो मेरी आंखें थी दो चीज़ें समझ पा रही थी, एक थोड़ा सा जो लाइट होता है वो और अंधेरा होता हो, और कुछ समझ नहीं पा रही थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, और मैं बिल्कुल बताने में असमर्थ था कि वो लड़की जो है वो कैसी दिखाई देती है। अब यह क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अभी जो मैं आपको पैसे पढ़ के बताया उसी में से आंसर भी इसका लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एट विच स्टेशन डिड द गर्ल गेट इनटू द ट्रेन कंपार्टमेंट, किस स्टेशन पर लड़की जो है वो ट्रेन कंपार्टमेंट में चढ़ी? तो आंसर लिखिए। एट रोहाना द गर्ल गेट इनटू द ट्रेन कंपार्टमेंट, रोहाना जो जगह है वहाँ पर लड़की जो है वो ट्रेन कंपार्टमेंट में चढ़ी आगे चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द नरेटर नो दैट द कपल हु सॉ हर गर्ल ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, नरेटर कैसे समझता है कि जो कपल आए हुए लड़के को छोड़ने के लिए स्टेशन पे वो उसके शायद माता पिता हों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द कपल हु सॉ द गर्ल ऑफ वॉज प्रोबेबली हर पेरेंट्स एज दे सीम्ड एंग्शियस अबाउट हर कम्फर्ट, क्योंकि वो उसकी चिंता को सुविधा को लेकर चिंतित थे। तो जो भी अगर माता पिता जो भी पेरेंट्स अगर आते हैं और अपने बच्चों की सुविधा को लेकर चिंतित होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये समझ जाता है नरेटर कि वो उसके माता पिता ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द गर्ल बाय द कपल हु सॉ हर ऑफ, जो कपल आए हुए थे वो लड़की को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि द कपल गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ये आंसर सही है। अब नेक्स्ट पेज में आइए। यहाँ एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस वीडियो को देखते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा 60 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको फुल मार्क्स आने का बिल्कुल चांस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वाई कुडंट द नरेटर डिस्क्राइब द गर्ल को पैसेंजर, यानी जो नरेटर है वो लड़के के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बता सका? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एज द नरेटर वॉज टोटली ब्लाइंड सो ही कुडंट डिस्क्राइब द गर्ल को पैसेंजर, क्योंकि जो नरेटर है वो बिल्कुल अंधा है इसलिए वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 15, मेक सेंटेंसेज विद द फ्रेजेज, आपको ये जो फ्रेजेज हैं 1 और 2 यहाँ से आपको कुछ सेंटेंस बनाने इसको लेकर के। तो फर्स्ट है लीन आउट ऑफ, और जो सेकेंड है वो है पुल्ड आउट ऑफ, इससे आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और सेकेंड में सेंटेंस बनाइए। यहाँ लिखिए आप द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, यानी जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ी। उसके बाद ग्रामर सेक्शन है। इस पोर्शन में क्या लिखा है 16 में, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको वही भरना है जो यहाँ बताया गया है। 1 में क्या लिखा है, वी खाली स्थान है, नॉट एस्केप मिल्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं मस्ट, शुड, वुड। यहाँ क्या बताया गया है, चूज करेक्ट मॉडल वर्ब फॉर इम्फैटिक, यानी इम्फैटिक के हिसाब से आपको यहाँ मॉडल वर्ब को चूज करना है। यहाँ पे चूज करेंगे मस्ट, वी मस्ट नॉट कीप मील्स, हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो सेकेंड जो क्वेश्चन वही है, पहले खाली स्थान है, फिर लिखा हुआ है यू लाइक टू हैव डिनर एट माई होम। अब यहाँ पर शुड है, माइट है, वुड, यहाँ पे क्या बताया गया है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव डिनर एट माई होम, क्या अपने घर पे खाना पसंद करेंगे। थर्ड है ईट हेल्दी फूड, खाली स्थान, यू में ग्रो वेल, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सो दैट, अनटिल, अनलेस, क्या बताया गया है, चूज द करेक्ट लिंकिंग वर्ड, तो यहाँ पे आप भरेंगे सो दैट, यानी ईट हेल्दी फूड सो दैट यू में ग्रो वेल,
यानी आपको हेल्दी फूड चूज करना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से ग्रो कर सके, आगे बढ़ सकें। 4, आई हैव खालिस्तान द एग्जामिनेशन, ऑप्शन 2 दिया हुआ है, पासेज और पास्ट और पासिंग, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको यहाँ पे जो सही फॉर्म है वर्ब को भरना है। तो हैव क्या बात है कि हमेशा V3 होता है, इसलिए आपको पास करना होगा, तो हो जाएगा आई हैव पास द एग्जामिनेशन, यानी मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। 5, द चिल्ड्रेन खालिस्तान हियर यस्टरडे, ऑप्शन है कम्स और केम। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब फॉर्म, आपको यहाँ पर भी वर्ब को जो सूट करता है फॉर्म कौन सा पड़ेगा वो आपको लिखना है। तो देखिए यस्टरडे है तो ये जो सेंटेंस है केम में आ जाएगा, क्योंकि द चिल्ड्रेन केम हियर यस्टरडे, यानी बच्चे जो यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे केम ऑप्शन। 6, आई एम गोइंग, यहाँ पे खालिस्तान है और स्कूल है। फिल द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन, ऑन और टू, यहाँ पर इन भराएगा, ऑन भराएगा, टू भराएगा। तो देखिए जब भी हम लोग डेस्टिनेशन को शो करते हैं, दूरी को शो करते हैं, तो वहाँ पे टू ही भराता है, तो लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसलिए यहाँ पे टू ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, खालिस्तान आर वेटिंग फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन वी और आई, आपको यहाँ पे वी भरना है कि आई भरना है। तो चूँकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर, तो आर के पहले आई कभी नहीं होता है, हमेशा वी होता है, तो वी आर वेटिंग फॉर यू, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई रैन खालिस्तान द स्टोर टू गेट सम मेडिसिन, चूज इनटू और इन टू, यहाँ पर जो है इनटू और इन टू 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज करना है। तो यहाँ भरेंगे आप आई रैन इनटू द स्टोर टू गेट सम मेडिसिन्स, मैं कुछ मेडिसिन लेने के लिए स्टोर में घुसा, यानी दवा की दुकान में घुसा। 9, माई मदर कुक्स वेरी खालिस्तान फूड, चूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल और टेस्टी, यहाँ भरेंगे आप टेस्टी। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन 10 इज प्रिवेंट, मेक द न्यू वर्ड बाय एडिंग अ सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है वर्ड के बाद में कुछ ऐड करना, जोड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंट का प्रिवेंशन कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो टी के बाद आई ओ एन लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा। फिर है आपका लिटरेचर पोर्शन है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वॉज मदर अनहैप्पी विथ अटीला, जो माँ है वो अटीला से नाराज़ क्यों थी, ये अटीला चैप्टर से लिया गया है, जिसका आंसर होगा द मदर वॉज अनहैप्पी विथ अटीला बिकॉज समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग एंड स्टील्स अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन एंड अटीला वॉजंट डू एनीथिंग अबाउट इट, यानी जो मदर है वो इसी से नाखुश रहती थी क्योंकि जो अटीला है वो जितने भी लोग हैं वो बाहर से जो आते हैं हर सुबह मॉर्निंग में आकर के फूल को चुराते हैं और अटीला कुछ करता नहीं। नेक्स्ट पेज में आइए, क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन एनी 2 ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त के किन्हीं 2 कर्तव्यों के बारे में बताइए। या व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द हाइलैंड लास्ट सिंगिंग, वो पहाड़ी लड़की कौन सा किस तरह गीत गा रही थी। तो ये दोनों हैं अलग चैप्टर से हैं, मैं आपको दोनों का आंसर बता देता हूँ, आपको दोनों समझ में आएगा, लिख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट है मेंशन इट 2 ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, यानी कि एक अच्छे दोस्त की 2 आदतों के बारे में 2 कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो फर्स्ट लिखिए ऑनेस्टी, क्योंकि आपका जो अच्छा दोस्त वो ईमानदार होना चाहिए, और जो उसका जो सेकेंड जो कर्तव्य है वो होना चाहिए विश टू हेल्प अनदर, हमेशा किसी दूसरे को हेल्प करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द हाइलैंड लास्ट सिंगिंग, पहाड़ी लड़की कौन सा गीत गा रही थी, किस तरह गीत गा रही थी। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप कि द हाइलैंड लास्ट वाज सिंगिंग सैड सॉन्ग या मेलानकली सॉन्ग, वो लड़की जो है वो उदासी भरा गीत गाती है, यानी कि आपको 2 में इसको एक ही लिखना है, या तो मेंशन एनी 2 ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड का आंसर लिखिए, या फिर व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द हाइलैंड लास्ट सिंगिंग इसका आंसर लिखिए। दोनों लिखेंगे तो आंसर कट जाएगा, इसलिए किसी एक का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एनी 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम, उन 3 चीज़ों के बारे में लिखिए जिसे पोएट ने सपने में देखा था। या फिर
डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। या फिर आपको मसूरी के बारे में बताना है कि अक्टूबर मंथ में कैसा लगता है, जैसे कि नरेटर ने बताया था वैसे ही बताना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम, यानी पोएट ने ड्रीम में क्या देखा, आपको 3 चीज़ बतानी, उसका आंसर लिखिए। 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन द ड्रीम आर फॉलोइंग। जो 3 चीज़ें हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, देयर वॉज नो चाइल्ड, देयर वॉज नो मदर, उसके सपने में वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही कोई माँ थी। एंड द सेकेंड है, देयर वॉज नो चेंज, देयर वॉज नो अदर, वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होती थी, इसलिए और कोई बात वहाँ पे नहीं होती थी। एंड नो बडी लाफ्ड, नो बडी वेप्ट, कोई भी आदमी वहाँ पर न हंसता था न कोई रोता था। यहाँ पे 3 ही पूछा गया, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ। नन ग्रू वेरी एंड सो नन स्लेप्ट, वहाँ पर कोई भी थकता नहीं था, इसलिए कोई सोता भी नहीं था। तो आपको मैं 4 बता दिए, आपको इसमें जो समझ में आप 3 लिख लीजिएगा, चारों सही है। उसके बाद जो 19 जो क्वेश्चन है और वाला, डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर, इसका आंसर लिखिए। द हिल्स आर covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time to go there. वहाँ सबसे अच्छा समय जाने का तब होता है जब पहाड़, यानी वहाँ के जो पहाड़ हैं, डहलिया के सुंदर फूलों से भरा रहता बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखता है। वहाँ पर सूरज की धूप काफ़ी अच्छी लगती है और रात में आग सेकने का आनंद भी मिलता है। अधिकतर यात्री तो वहाँ भी जा चुके हैं और सड़कें भी उसमें काफ़ी सुनसान दिखती हैं, इसलिए अक्टूबर का जो महीना है वो सबसे अच्छा समय है मसूरी जाने के लिए। तो यहाँ पर भी 19 जो क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको किसी एक का लिखना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। वाई डिड अखिल्स फेस लाइट अप, अखिल का चेहरा क्यों खिल जाता है, या अकॉर्डिंग टू मुमताज़ व्हाट आर राइट्स, या फिर मुमताज़ के हिसाब से राइट्स यानी दंगे क्या होते हैं। यहाँ पर आप जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डिड अखिल्स फेस लाइट अप, इसका आंसर लिखिए। अखिल्स फेस lit up because his mother told him to design a rangoli this year. अखिल का चेहरा इसलिए खुशी से खिल जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे इस साल रंगोली बनाने के लिए उससे कहा था। फिर और वाले क्वेश्चन में आइए। अकॉर्डिंग टू मुमताज़ व्हाट आर राइट्स, मुमताज़ के हिसाब से राइट्स क्या होते हैं, आंसर लिखिए। अकॉर्डिंग टू मुमताज़, व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर एंड किल वन अदर इज राइट। मुमताज़ के हिसाब से जब लोग दूसरे से नफरत करते हैं और दूसरे को मारते हैं, उसी को दंगे कहते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपेंड एवरी टाइम अंकल पोजर ने टुक टू डू अ जॉब। जब भी अंकल पोजर को कोई काम मिला या जब वो कोई काम किए तो हमेशा क्या हुआ, या फिर लिस्ट द टूल्स एंड थिंग्स अंकल पोजर नीडेड टू हैंग द पिक्चर। इसमें बताने आपको कि जब भी अंकल पोजर को पिक्चर टांगना हुआ तो उन्हें किन किन सामानों की टूल्स की आवश्यकता पड़ी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एवरी टाइम अंकल पोजर ने टुक टू डू अ जॉब, क्या होता है जब अंकल पोजर किसी काम को लेते अपने हाथ में, उसमें क्या होता है। तो आंसर लिखिए आप। ए कमोशन अप एंड डाउन इन अंकल पोजर्स हाउस व्हेन ही अंडरटुक टू डू अ जॉब। जब भी वो कोई काम को अपने हाथ में लेते हैं, उनके पूरे घर में हंगामा समझ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द टूल्स एंड थिंग्स अंकल पोजर नीडेड टू हैंग द पिक्चर। इसका आंसर लिखिए। जो टूल्स है उसका आपको नाम लिखना है, लिखिए हैमर, रूल, स्टेप लैडर, किचन चेयर, लाइट्स, पिक्चर कोर्स। यही वो सामान है जिसकी आवश्यकता अंकल पोजर को पड़ी थी पिक्चर को टांगने के टाइम पर। तो यहाँ भी आपको इन दोनों में से किसी एक ही का आंसर लिखना है। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन की ओर। यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्क्राइब इट इन 5 और 6 लाइन्स। इस पिक्चर को देखिए और इसे आप 5 या 6 लाइन में
डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए, सबसे पहले तो आप पिक्चर को देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, उसी के हिसाब से आपको जो दिया है आपको लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, देयर इज अ गार्डन सीन इन दिस पिक्चर इन विच 4 members ऑफ अ फैमिली हैव कम बाय अ कार फॉर अ पिकनिक। इस सीन में एक गार्डन का, इस पिक्चर में गार्डन का सीन है जिसमें 4 घर के लोग हैं, वो घर के 4 लोग हैं जो कार से यहाँ पे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। सेकंड में लिखिए, हियर द मदर इज गिविंग ब्रेकफास्ट टू हर सन वाइल द फादर इज गिविंग कोल्ड ड्रिंक टू हिज डॉटर। यहाँ माँ अपने बेटे को नाश्ता दे रही है जबकि पिता अपनी बच्ची को यानी अपनी बेटी को कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। थर्ड में लिखिए, ए डॉग हु केम विद देम इज ऑल्सो एंजॉइंग दिस पार्क। इनके साथ एक कुत्ता भी आया हुआ है जो इस पार्क का आनंद ले रहा है। 4, देयर इज ऑल्सो अ फुटबॉल नेक्स्ट टू देम विच हैज़ बीन प्राउड टू प्ले। इनके पास एक फुटबॉल भी है जिसे वो लोग खेलने के लिए ले आए हैं। 5 लिखिए, द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज देयर आर ट्रीज प्लांट्स एंड अ लेक हियर। यह जो जगह है, यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे और एक झील भी है। एंड लास्ट वन इज 6 लिखिए, ऑल ऑफ देम आर एंजॉइंग दिस पिकनिक। और ये सभी इस पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। अब लास्ट पेज में आइए, क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए पैराग्राफ ऑन अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फार्मर इन 100 वर्ड्स। यानी आपको 100 शब्दों में किसान के जीवन का एक दिन कैसा होता है उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो लिखिए, इट इज़ ऑफन सेड दैट ऑफ द फार्मर लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स। यानी अक्सर कहा जाता है कि किसान अपनी हैसियत से ज़्यादा जीवन जीता है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। हिज वर्क्स कीप्स हिम बिजी द होल डे। उसका काम उसे पूरे दिन व्यस्त रखता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन हिज फील्ड। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता है। ही गेट्स अप अर्ली एट डाउन टाइम एंड गोज टू हिज फील्ड विथ हिज ऑक्सन एंड प्लाव। प्लाव मतलब हल। वह भोर के समय जल्दी उठता है और अपने बैलों और हल के साथ अपने खेत में जाता है। होल डे ही वर्क्स वेरी हार्ड देयर। सारा दिन वह वहाँ खूब मेहनत करता है। इन द आफ्टरनून हिज वाइफ ब्रिंग्स लंच एंड कोल्ड वाटर फॉर हिम। दोपहर में उसकी पत्नी उसके लिए लंच लाती है और ठंडा पानी भी लाती है। ही गोज वेरी हेल्दी कॉर्न्स फॉर द होल कंट्री। वह पूरे देश के लिए पुष्ट फसल उगाता है। हिज होल फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हेल्प हिम अलॉट इन हिज वर्क। होल डे, उसके पूरे परिवार वाले भी पूरा दिन उसके काम में काफ़ी मदद करते हैं। बट ही लिव्स वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, लेकिन वह बहुत कठिन जीवन जीता है। स्टोरी आवर फूड प्रोवाइडर, वह सच में हमारा अन्नदाता है। अब इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 को डील करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक आप ज़रूर करें ताकि मेरे वीडियो का प्रमोशन मिल सके। और अगर आप मेरे मेंबर्स बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा हूँ 59 रुपीज़ का, जो मंथली है और ईयरली भी है। तो उसे आप दे करके आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे मेरे बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं प्राइवेट में लिस्टेड में रखा हूँ, आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और थैंक बटन में दबाइएगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 24 नंबर वाले को क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट अ स्कूल पिकनिक यू रिसेंटली अटेंडेड। यानी अपने मित्र को उस स्कूल पिकनिक के बारे में बताते हुए पत्र लिखो जिसे तुमने हाल में मनाया था। तो आंसर लिखिए, पहले लिखिएगा जगह का नाम, बाएं साइड में ऊपर की ओर तो लिखिए रामगढ़, कुछ भी जगह लिख सकते हैं आप, रामगढ़, रांची, भागलपुर, मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे लिखिए डेट 21/12/2023। यहाँ पर आप कोई भी डेट जो
गुजर गया है या जिसने आप पत्र को लिख रहे हैं आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। माय डियर, अब देखिए यहाँ पर कृष्णा और कावेरी है। अगर आप का दोस्त अगर बॉय है तो आप उसे लिखिए कृष्णा, और अगर आपकी सहेली कावेरी है तो आप सहेली है तो लिखिए कावेरी। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ। आई होप यू विल ऑल्सो फाइन देयर, और मुझे आशा है कि तुम वहाँ पर अच्छे से होगे। आई वॉन्ट टू टेल यू थ्रू दिस लेटर दैट यस्टरडे आई वेंट टू पतरातू डैम फ्रॉम स्कूल फॉर पिकनिक विथ माई क्लासमेट्स। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल हम लोग अपने दोस्तों के साथ स्कूल की ओर से पतारू डैम पिकनिक के लिए गए थे। वी ऑल्सो इन्जॉयड बोटिंग देयर, हम लोग वहाँ बोटिंग का भी मज़ा लिए, नाव चलाने का भी मज़ा लिए। इट वुड हैव बीन मोर फन इफ़ यू वर देयर, अगर तुम वहाँ होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। प्लान टू गो समवेयर नेक्स्ट मंथ फॉर अ पिकनिक सो दैट यू एंड आई कैन एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर अगेन। अगले महीने कहीं चलने की योजना बनाओ पिकनिक के लिए, ताकि हम और तुम फिर से एक जगह समय गुजारे और उसका आनंद ले सकें। से माई रिगार्ड्स टू आंट एंड अंकल, अंकल और आंट को मेरा प्रणाम कहना। योर फ्रेंड डेविड एंड अनुष्का, अगर आप बॉय हैं तो डेविड लिखिएगा, और अगर आप गर्ल हैं तो अनुष्का लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने कितना, अगर देखिए कुछ स्कूल में ये एग्ज़ाम हो चुके हैं और बहुत से स्कूल में एग्ज़ाम होना बाकी है, तो अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो कितना आपको ये सही लगा, यानी सही आपने कितना बनाया है, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे साफ साफ बताइएगा, ताकि मैं आपके आगे हेल्प कर सकूं। और कुछ ऐसे स्कूल जहां पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, होने वाला है, तो आपकी वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। हाँ, एक बात और, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ओके, बाय।